नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना सूरज सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल का प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसके हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले भूगोल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं वो देना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, भूगोल का अर्थ होता है यानी कि पृथ्वी की जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, जो प्राकृतिक संपदा है उनके विषय में जानकारी रखना भूगोल कहलाता है। यानी भूमि गोल है, जिसकी जो प्राकृतिक संपदा है उनके विषय में जानकारी एकत्रित करना भूगोल कहलाता है। भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसका कि पहला भाग आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, जो कहलाता है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके ये महासागर आते हैं, आपके महाद्वीप, पहाड़, नदियाँ, मृदा एवं जलवायु, ये कारक भौतिक भूगोल के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। जबकि 12th क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मानव भूगोल के विषय। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव की दैनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे कि मानव अपना संबंध स्थापित करता है, उन चीज़ों के विषय हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र के विषय में, प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि कृषि वगैरह हमारी प्राथमिक क्रिया हुई, द्वितीयक और वैकल्पिक क्रियाएं, परिवहन और संचार के क्षेत्र के विषय में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में हम लोगों को इसमें अध्ययन करना है। तो इस अध्याय में, जिसका नाम है, जो हमारा प्रथम अध्याय भूगोल का, उसका नाम मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र। तो इस जो प्रथम अध्याय में हम लोग इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसे मानव प्रकृति का पहले गुलाम रहा है, यानी निश्चयवाद के क्षेत्र में, फिर हम चलेंगे संभववाद की ओर, फिर हम लोग चलेंगे उससे नव निश्चयवाद की ओर। तो इन चीज़ों का हमें इस प्रथम अध्याय में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक जानकारियाँ वो मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले भूगोल शब्द किसने दिया है। तो चलिए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी चीज़ों का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने घर में इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? दिया था। अब हमारा प्रश्न है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने, यानी जो भूगोल शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस भूगोलविद या भूगोलवादी ने किया है? तो उस विषय का, तो उस महान व्यक्ति का नाम है, जो कि यूनान के थे, जिसे अब ग्रीस बोला जाता है। उनका नाम तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, भूगोल शब्द सर्वप्रथम यूनान, यानी क्या होता है सर्वप्रथम यूनान के विद्वान इरेस्टो इनका नाम है आपका इरेटोस्थेनीज। क्या है? इरेटोस्थेनीज। चलिए एक बार साफ थोड़ा सा लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ने दिया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द किसने दिया था? भूगोल शब्द सर्वप्रथम यूनान के विद्वान इरेटोस्थेनीज ने दिया था। यूनान को हम लोग ग्रीस नाम से जानते हैं। ओके, चलिए तो ये आपका पढ़ेंगे। सबसे पहले भूगोल शब्द किसने? इरेटोस्थेनीज। किसने दिया था? जो आपका इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूगोल
कौन है? तो भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक यूनान थे। देखो ये भी आपके यूनान से ही आते हैं। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हिकेटियस कौन है? हिकेटियस को माना जाता है। यानी भूगोल के जनक किसे माना जाता है? भूगोल के जनक जो ग्रीस यानी यूनान के जो विद्वान थे हिकेटियस को माना जाता है। जबकि भूगोल शब्द का, दोनों में अंतर है। देखो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये कहाँ के थे? ये भी आपके यूनान के थे। जबकि दूसरे कौन है? भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक आपके यूनान के, ये भी यूनान के हैं, विद्वान हिकेटियस को माना जाता है। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन? आधुनिक यानी जो आज के समय का जो भूगोल है, यानी जिसकी हम चर्चा करते हैं, तो इस आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताओ, ये कहाँ की थी? जो फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपकी जर्मनी की आगे थे, लगभग जर्मनी है, वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन थोड़ा चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव भूगोल का उद्गम कब हुआ? यानी जो मानव भूगोल है उसका उदय कब हुआ था? तो मानव भूगोल का उद्गम है वो 18वीं शताब्दी से हुआ। यानी 18वीं शताब्दी के लगभग मानव भूगोल का उद्गम माना जाता है। जैसे शताब्दी के विषय में थोड़ा सा आपको बता दूँ, शताब्दी का मतलब होता है जैसे 1700 से 1800 तक के जो समय सीमा है वो क्या कहलाएगी? 18वीं शताब्दी कहलाएगी। जैसे अभी हमारी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 2000 से लेके 2100 तक की जो समय सीमा होगी वो क्या है? 21वीं शताब्दी कहलाएगी। अभी हमारी 2024 चल रही है। तो इसी प्रकार 1700 से जो 1800 तक की जो समय रहा है, समय सीमा रही है, वो क्या कहलाएगी? 18वीं शताब्दी कहलाएगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? यानी जो मानव है वो प्राकृतिक कब हुआ? तो उस विषय में पूछा जाए तो मनुष्य का प्रकृति के साथ अनुकूलन करना, अनुकूलन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन, है ना। यानी कि मान के चलो, थोड़ा मैं इस शब्द के विषय में चर्चा करना चाहूँ। जो अनुकूलन आपको विषय में शब्द पूछा गया, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन, यानी जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार क्या करता है? वो खुद को ढाल लेता है। उसी के अनुसार क्या करता है? खुद को ढाल लेता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुकूलन कहा जाता है। तो क्या कहा है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करना क्या कहलाता है? मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी कि अर्थात प्रकृति के अनुसार चलना मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी मनुष्य क्या है? जिस क्षेत्र में या जिस वातावरण या जिस जलवायु में रहता है उसी के अनुसार क्या कर ले? अपने आप को खुद को ढाल लेता है। मान के चलो जैसे आप आसाम साइड में चले जाओ, आसाम में क्या है? बारिश ज़्यादा होती है ना। बारिश ज़्यादा होती है तो जो वहाँ के घर बनाए जाते हैं ना, वो लगभग ज़मीन से 10 से 15 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, जो कि बांस के खम्भों के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और मान के चलो आप जम्मू कश्मीर चले जाओ तो जो वहाँ के घर बनाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु अलग है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनका अनुकूलन एक अलग तरह का है। वहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थरों से बनाए जाते हैं और नीचे से जो पहली मंजिल होती है एकदम पैक, जो ऊपर वो लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। आप राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान में जो गर्मी ज़्यादा रहती है तो वहाँ के लोग क्या है? कच्चे घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं। तो इसका मतलब वो अनुकूलन कर चुके हैं वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार। तो यही तो कह रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण क्या? तो उन्होंने क्या किया? प्रकृति के साथ अनुकूलन ही तो किया ना, क्या किया उन्होंने? प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लिया। तो यही तो कह रहा है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ अनुकूलन यानी एक तरह से संबंध स्थापित कर लेना, है ना। अनुकूलन स्थापित कर लेना, प्रकृति के साथ चलना मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिए, जैसे मानव प्रकृति के प्रकोप से डरता था। अब प्रकोप से कैसे डरता था वो थोड़ा चलते। मान चलो पहले कुछ ये धारणा थी कि आप यदि किसी जैसे बरगद या पीपल के वृक्ष को काट दोगे तो आपको दंड मिलेगा, ये धारणा थी।
तो क्या है कि मानव प्रकृति के प्रकोप से डरता था, इसलिए तो वृक्षों की पूजा की जाती है, जैसे बरगद हुआ, पीपल हुआ, इन वृक्षों की पूजा की जाती है। आज भी हमारे क्षेत्र में धारणा है कि यदि आप इन वृक्षों को काटोगे तो प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ेगा आपको। चलिए, एक और उदाहरण है कि मानव प्रकृति की पूजा करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो डरता था कि यदि आप इन वृक्षों की पूजा नहीं करोगे तो ये आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अगला उदाहरण है कि वह प्राकृतिक वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया करता है। जैसे मैंने ये बताया कि यदि मान के चलो कहीं पर सर्दी ज़्यादा है तो इंसान उस सर्दियों के हिसाब से अपना घर का निर्माण किया करते थे, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मियों के हिसाब से अपने घर का निर्माण किया करते थे, और कहीं पर बारिश ज़्यादा है तो बारिश के हिसाब से अपने घर का निर्माण किया करते थे। तो इसे क्या कहा जाता है कि मानव का प्रकटीकरण कहा जाता है। यानी जैसे आपके सामने वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल देना क्या कहलाता है? प्रकटीकरण कहलाता है, अनुकूलन कर देना। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं थोड़ा वीडियो को रोकते हुए चलूँगा क्योंकि जिससे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति का मानवीकरण क्या है? देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मानव का प्रकृतिकरण, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति का मानवीकरण, है ना। जो आज का युग कैसा है, आज का युग कैसा चल रहा है? आज का युग है जो हमारा वो चल रहा है प्रकृति का मानवीकरण, यानी मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया है ना। चलो पहले इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि मानव का प्रकृति पर विजय अर्थात प्रकृति पर सुविधा अनुसार नियंत्रण स्थापित कर लेना। क्या स्थापित कर लेना? अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रण स्थापित कर लेना क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँ, मान के चलो जैसे कि आपको मैंने कुछ लिख रखे हैं यहाँ पे दो उदाहरण। जैसे मान के चलो आपको कभी गर्मी लगी और गर्मी लगने पर आपने कूलर या एसी को चालू कर लिया, है ना। कि पहले के ज़माने में तो आदि मानव के ज़माने में यानी पुराने समय में तो ये चीज़ होती नहीं थी, तो इंसान अपने वैसे ही काम चला लेता था बिजली वगैरह या फिर पेड़ों की छाया के नीचे, है ना। लेकिन आजकल क्या है कि आपको गर्मी लगी, आपने क्या कर लिया? एसी चालू कर लिया, है ना। जैसे सर्दियों में ठंड लगने पर क्या चालू कर लेते? हीटर चालू कर लेते। तो ये क्या कर लिया आपने? प्रकृति का मानवीकरण कर लिया, यानी आप प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर अपनी सुविधाओं के अनुसार अपना काम चला रहे हो, है ना। जैसे कुछ उदाहरण और मैं देता हूँ, जैसे कुछ उदाहरण और है, जैसे कि आपको माने चलो DNA टेस्ट है ना, तो उससे क्या अनुवांशिकी की सहायता से अनेक तरह तरह की बीमारियों का इलाज करना संभव हो गया। तो ये भी किसके कारण हुआ है? प्रकृति का मानवीकरण के कारण ही संभव हो पाया है ना। यानी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। वो किसके कारण हुई है? प्रकृति के मानवीकरण के कारण। यानी एक तरह से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। किस कारण से हुआ है? कि प्रकृति का क्या हो चुका है? मानवीकरण हो चुका है। यानी अब मनुष्य है वो प्रकृति के प्रकोप से नहीं डरता, वो अपनी इच्छा अनुसार सुविधाओं के अनुसार पेड़ों को भी काटता है ना, जंगलों को भी नष्ट कर रहा है ना। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन अब देखने को मिलते हैं। यानी प्रकृति के मानवीकरण की हम कह सकते हैं एक तरह से मनुष्य कैसा हो, प्रौद्योगिकी हो गया है, यानी एक तरह से उद्योग को विकसित करने वाला हो चुका है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो ये दोनों ही परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली परिभाषा दी मैंने फ्रेडरिक रेटलियर के अनुसार, किसके अनुसार दिया? फ्रेडरिक रेटलियर के अनुसार दिया। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल क्या करता है? मानव समाज और धरातल यानी जो जमीन है उसके बीच के संबंधों का क्या करता है? अध्ययन करता है। तो फ्रेडरिक रेटलियर ने क्या कहा है कि मानव में कुछ मुख्य तथ्यों पर ध्यान देना है। एक तो मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। ये परिभाषा किसके लिए? फ्रेडरिक रेटलियर ने दी है। ठीक है, कह दिए कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है ना, उसमें किसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है? उसमें मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी मानव कहाँ किस क्षेत्र में रहता है, कैसे वो घर स्थापित करता है, कैसे खेती बाड़ी करता है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन
मानव भूगोल में किया जाता है, यह परिभाषा उनके अनुसार दी गई है, ये इन्होंने बताया है। फैक्ट रेड जाए। अगली परिभाषा दी है सेकंड नंबर की, वो दी है एलन सी सैंपल है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर, इस पर देखो ध्यान देना सभी, क्या लिखा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो अस्थिर, थोड़ा इन शब्दों पर हमें ध्यान देना है। अस्थिर क्रियाशील मानव, ये दो शब्द आपने याद कर लिए तो इनकी परिभाषा भी आसानी से याद हो जाएगी। तो पहला क्या, अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, उसमें जो धरातल की स्थिति है निरंतर बदलती रहती है। जैसे मान के चलो ये धरती है, मैंने जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी था कुछ बच्चों को कि भूकंप जब आता है तो क्या होता है, जिससे पृथ्वी के जो धरातल का आकार उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कुछ प्लेट्स होते हैं वो अपने स्थान से खिसक जाते हैं, जिसके कारण कई जगह कुछ जो धरातल की स्थिति एक समान नहीं रहती, यानी धरातल की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो उन्होंने यही बात तो कही कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी की जो संरचना निरंतर बदलती रहती है, कई भूकंप के कारण, कई सुनामी वगैरह, कई ज्वालामुखी, कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती है प्रकृति में। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव क्या, यानी मानव क्या है कि अपनी दैनिक जीवन में कई सारी निमित्त क्रियाओं के कारण दिन ब दिन तरक्की करता है। तो क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, यानी उनमें बदलाव होता रहता है ना, तो परिवर्तनशील संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ये परिभाषा दी गई है एलन सी सैंपल के अनुसार कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी टाइम पे कल फिर से एक वीडियो अपलोड करूँ जिसमें कोशिश करूँ कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी प्रमुख क्वेश्चन हैं मैं उन सभी को कंप्लीट करा सकूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय राम जी की।